नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और देखते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में बैठक। विधायक दल के नेता का किया जाएगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को किया अधिकृत। इस बारे में पार्टी हाईकमान को आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ की वर्चुअल चर्चा। विभिन्न G20 आयोजनों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा सहयोग। कहा G20 की अध्यक्षता देश की ताकत प्रदर्शित करने का अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने चेन्नई के पास ममल्लापुरम तट को किया पार। तूफान कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। तिरुवल्लुर से नागपट्टिनम तक सभी तटीय जिलों में तेज हवाओं के चलते रेड अलर्ट। शाम तक हवाओं की गति में आ सकती है कमी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता की घोषणा की। यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के आरोपों से तेहरान और मॉस्को का इनकार। और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हारकर हुई बाहर। वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अंतिम 4 में भिड़ेंगे क्रोएशिया और अर्जेंटीना। तो सबसे पहले बात गुजरात चुनावों के बाद परिणाम में, और गुजरात में सरकार गठन की कवायद तेज हो चुकी है। इस पर चर्चा करेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में पार्टी के राज्य मुख्यालय कमलम में बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहले ही पहुंच चुके हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली हैं। 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने, और कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में हिस्सा लेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है और राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि विधायक दल की कल शिमला में बैठक हुई है, जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया जाए। इस बारे में एक रिपोर्ट आज पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह राज्य के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई इस बैठक में शामिल हुए।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न आयोजनों में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी और इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशेषता को सामने लेकर आएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के फोकस पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवसर का उपयोग करके खुद को आकर्षक व्यवसाय, निवेश और पर्यटन स्थलों के रूप में पुनः स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को इन्हें समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के पीएम के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम नागपुर में शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में रखी थी। प्रधानमंत्री नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा। प्रधानमंत्री 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इसके तहत मानव गरिमा, समानता तथा अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति की बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। और पंजाब से एक बड़ी घटना सामने आई है। एक बार फिर पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया है। तरन तारण जिले के थाना सरहाली पर यह हमला किया गया है। शुक्रवार देर रात हुए इस हमले में बिल्डिंग के शीशे टूट गए। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस की फोरेंसिक टीमें मौके पर तैनात हैं जो धमाके की जांच कर रही हैं। इस अटैक के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। गौरतलब है कि यह वही जगह है जहां पर कुछ कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पैतृक घर है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के कार्यालय में जिस तरह से हमला हुआ था, यह ठीक वैसा ही हमला है। और बिहार के गया स्थित अफसर प्रशिक्षण अकादमी में आज 22वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। आज देश को गया ओटीए से 69 नए सैन्य अफसर मिलेंगे। इसके साथ ही टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के 61 जेंटलमैन कैडेट्स आज अधिकारी बनेंगे। इसके अलावा 49वें स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स के 8 जेंटलमैन कैडेट्स को भी अधिकारी का पद मिलेगा। The reviewing officer will present the chief of academy under officer।
चक्रवाती तूफान मैंडूस आज तड़के ममल्लापुरम के नजदीक उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर गया। यह तूफान कल आधी रात आया था, लेकिन अब थम गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने, अगले 2 घंटे में धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने और दोपहर तक दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख ने बताया है कि चक्रवात के कारण चेन्नई और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आज सुबह 55 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। शाम तक इसकी रफ्तार कम होकर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह जाएगी। मछुआरों को आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान के दौरान सभी समुद्री तटीय जिलों और रायलसीमा जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में तेज सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी वर्षा और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह और शाम के वक्त ठंड में इजाफा होने लगा है। हालांकि दिन के वक्त धूप निकलने वालों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण इसका असर 3 से 4 दिनों में मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं मौसम में तेजी से बदलाव होने से 15 दिसंबर तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट होगी। उधर दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 249 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 448 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसके साथ ही गुरुग्राम का AQI 304 पर रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच इस AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में 6 दिसंबर को खेलने के दौरान 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 वर्षीय बच्चे तन्मय साहू को 4 दिन तक चले मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। बैतूल प्रशासन ने दावा किया है कि बोरवेल से निकालने के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने तन्मय को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि अत्यंत दुखद है कि बैतूल के मांडवी गांव के बोरवेल में गिरे नन्हे तन्मय को प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में तन्मय का परिवार स्वयं को अकेला न समझे। मैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश उस परिवार के साथ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने कल श्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रेक्षागृह में काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिभागियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर अनुभव को साझा किया। इसके साथ ही काशी तमिल एक्सप्रेस चलाने की भी बात केंद्रीय मंत्री ने कही। एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं, उससे राष्ट्रीय एकता में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कल्पना में निश्चित भाव से एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि हुई। काशी तमिल संगमम के नाम से एक एक्सप्रेस चलेगी जो कि इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सदैव याद रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी होगी।
और काशी तमिल संगमम में कई मंत्रालय और संस्थान अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा ही प्रयास नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कर रहा है, जहां एक तरफ एम्फी थिएटर में बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरे बीएचयू परिसर में लाइब्रेरी बस घूम रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं हूं और ये नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक लाइब्रेरी बस खड़ी है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। कुछ स्टूडेंट्स इसके अंदर किताबें ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। काशी तमिल संगमम का एक बड़ा पार्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बस लगा रखी है। एक छात्रा हैं। तो आइए इस खबर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने बताया कि काशी तमिल संगमम किस तरह से वहाँ कई मंत्रालय और संस्थान अपना अपना योगदान दे रहे हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी इसी तरह का एक प्रयास कर रहा है। और एक तरफ बीएचयू परिसर में लाइब्रेरी बस घूम रही है। तो क्या कुछ है ये पूरा नज़ारा, आइए देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं हूँ और ये नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक लाइब्रेरी बस खड़ी है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। अब भारतवर्ष के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अपने देश के बारे कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस खबर को हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। फिलहाल इसकी कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जगन्नाथ टेम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है और जो भी रीजन हमारे अंडर है वी विल कंटिन्यू विद दैट और तुम्हें 1 इंच भी वापस नहीं देंगे। इन दुष्टों ने मंदिर हमसे छीन लिया, लेकिन हमसे हमारी संस्कृति नहीं छीन सकते। मुझे उसकी आंखों में मेरा डर दिखना चाहिए। जगबंधु ने ऑलरेडी कंपनी को बहुत डैमेज कर दिया। एट टाइम्स टू सेव फेस इट्स बेटर टू एक्सेप्ट डिफीट।
We're going to talk about India's G20 presidency and how that's going to open more opportunities for India. India, as I said, has an enormous and necessary responsibility to help provide pathways towards our future. Taking on the leadership roles that it's taking on this year, it can do that. I think the Prime Minister is showing leadership in saying we need to move forward. The shift in mindset is simply that whatever we are talking about when it comes to a sustainable future is now. India will lead the way for this year at least as president of the G20. We have the approaches and more than anything else, we have the commitment to move forward and achieve the outcome. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए $40 करोड़ का सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान किया। इसके अलावा अमेरिका जर्मनी में एक सुरक्षा सहायता मुख्यालय भी स्थापित करने वाला है, जिसका उपयोग यूक्रेन के लिए सभी हथियारों के स्थानांतरण और सैन्य प्रशिक्षण की देखरेख के लिए किया जाएगा। अमेरिका से मिलने वाले सुरक्षा सहायता पैकेज से यूक्रेन को रूसी हमलों से खुद को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने की नई क्षमता भी सामने आएगी। और यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में शुक्रवार को रूस की ओर से भारी गोलाबारी हुई, जिसकी चपेट में आने से एक घर नष्ट हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा हमले में विश्वविद्यालय की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। गोलाबारी के बाद शहर में किसी के हताहत होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। गौरतलब है कि डोनेट्स्क क्षेत्र 2014 के बाद से रूसी समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में रहा है, जिन पर यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे पर गोलीबारी करने का आरोप है। वहीं सितंबर 2022 में मॉस्को ने डोनेट्स्क समेत 3 अन्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह करने के बाद इसे रूस का हिस्सा घोषित किया था, जिसे कीव और पश्चिमी सरकारों ने अवैध करार देकर इसकी निंदा की थी। और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि डोनबास के बुखमत, सोलेदार, मरिंका और क्रेमिना क्षेत्रों पर अग्रिम पंक्ति की स्थिति बहुत कठिन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के कारण इन क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों की वजह से यहां रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है, लेकिन यूक्रेनी सेना रूस का मजबूती से मुकाबला कर रही है और रूस के हमलों का सामना कर रही है। और खबर फुटबॉल के मैदान से। 2 बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने शुक्रवार देर रात खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को पेनल्टी शूटआउट में जाकर 4-3 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना की टीम अब सेमीफाइनल में ब्राजील को हराने वाले क्रोएशिया से भिड़ेगी। मैच में हुएल मोरिना ने अर्जेंटीना को 35वें मिनट में 1-0 की बढ़त दिला दी। लियोनेल मेसी के शानदार पास पर उन्होंने गोल किया। 73वें मिनट में मेसी ने पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं और नीदरलैंड्स ने आखिरी पलों में गोल दागकर स्कोर लाइन को 2-2 की बराबरी पर ला दिया, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। वहीं 5 बार की फुटबॉल विश्व कप चैंपियन ब्राजील कतर में चल रहे विश्व कप में बाहर हो गई है। टीम को शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया से ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। निर्धारित समय और एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थीं, जिसके बाद नतीजा पेनल्टी से निकला, जहां क्रोएशिया ने बाजी मारी। इस मैच में ब्राजील के लिए स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल किया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। क्रोएशिया की टीम पिछली बार 2018 में भी फाइनल में पहुंची थी और नॉकआउट के फाइनल में पहुंचने से पहले नॉकआउट के 3 मैचों को पेनल्टी शूटआउट में ही क्रोएशिया ने अपने नाम किया था। तो क्रोएशिया का अब सेमीफाइनल में सामना अर्जेंटीना से होगा। वहीं फुटबॉल विश्व कप के इस जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले चल रहे हैं, इसमें तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल और मोरक्को आमने सामने होंगे। ये मैच शनिवार को अल थुमामा स्टेडियम में खेला जाएगा। मोरक्को की टीम पहली बार फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं पुर्तगाल की टीम 2006 के बाद कभी विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। कतर फुटबॉल विश्व कप में शनिवार को होने वाले तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोरक्को और पुर्तगाल आमने सामने होंगे। ये मैच अल थुमामा स्टेडियम में खेला जाएगा।
ये पहला मौका है जब मोरक्को फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1986 में राउंड ऑफ 16 में पहुंचना था। मोरक्को ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में मात देकर सबको चौंका दिया था। अब मोरक्को के पास पुर्तगाल के खिलाफ होने वाले मैच में जीत दर्ज कर एक कदम और आगे जाने का मौका है। मोरक्को की टीम स्पेन, बेल्जियम जैसी दिग्गजों को मात दे चुकी है और क्रोएशिया को ड्रॉ पर रोक चुकी है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मोरक्को पुर्तगाल को हराकर एक और उलटफेर कर दे। वहीं पुर्तगाल ने अंतिम 16 के मैच में स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया था। उस मैच में टीम के कोच ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शुरू में बेंच पर बिठा दिया था और रोनाल्डो के प्रशंसकों ने कोच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। हालांकि रोनाल्डो के विकल्प के रूप में उतरे रामोस ने हैट्रिक लगाई थी। अब मैनेजर एक बार फिर यही संकेत दे रहे हैं कि वे इस मैच में भी शुरुआत में रोनाल्डो को बेंच कर सकते हैं। पुर्तगाल फुटबॉल संघ ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि बेंच करने के बाद रोनाल्डो ने राष्ट्रीय टीम छोड़ने की बात कही है। रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी और ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं। पुर्तगाल की टीम 2006 के बाद पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश में जुटी है। दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो विश्व कप में दोनों टीम 2 बार आमने सामने हुई हैं। पिछली बार दोनों टीम 2018 के विश्व कप में ग्रुप मैच में भिड़ी थी। उस मैच में पुर्तगाल ने रोनाल्डो के चौथे मिनट में किए गए गोल की मदद से जीत दर्ज की थी। पुर्तगाल की टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंची थी। वहीं मोरक्को 2 हार और 1 ड्रॉ के साथ ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। वहीं 1986 में भी दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थी। तब मोरक्को ने पुर्तगाल को 3-1 से हराया था। अब देखना होगा कि 2022 में मोरक्को की टीम अपने चौंकाने वाले प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाती है या फिर पुर्तगाल की टीम 2006 के बाद पहली बार अंतिम 4 में पहुंचने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और पंजाब से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है। एक बार फिर पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया है। तरनतारण जिले के थाना सरहाली पर यह हमला किया गया है। शुक्रवार देर रात हुए इस हमले में बिल्डिंग के शीशे टूट गए। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस की फोरेंसिक टीमें मौके पर तैनात हैं जो धमाके की जांच कर रही हैं। इस अटैक के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। गौरतलब है कि ये वही जगह है जहां पर कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पैतृक घर है। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस के कार्यालय में जिस तरह से हमला हुआ, ये ठीक वैसा ही हमला है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, किस तरह से समझना चाहिए इस हमले को, किस तरह से देखना चाहिए? अब ये दूसरा हमला इस तरह का है जहां पर रॉकेट लॉन्चर से थाने पर हमला हो रहा है। निखिल, आप कह सकते हैं कि ये जो है पंजाब में ये आम आदमी पार्टी की सरकार करने के सामने में ये अब तक का ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक थ्रेट सामने में आया है। थ्रेट इस तरह से कह सकते हैं कि ये पंजाब पुलिस स्टेशन पर इस तरह के हमले, और इससे पहले भी एक हमले सामने में आए थे, तो एक तरह से ये चैलेंज करने की बात है कि पुलिसिंग की जो यहाँ व्यवस्था है वो किस तरह से काम कर रही है। आप ये देखिए कि इसी पंजाब में पिछले महीने में, शायद ये मेनस्ट्रीम मीडिया में ये बातें सामने में नहीं आती है, लेकिन सिक्योरिटी कवर्ड में 3 जो वीआईपी सिक्योरिटी जिन लोगों को मिली हुई थी उनकी हत्या कर दी गई है। तो आखिर उनके पीछे कौन लोग हैं? आज पंजाब में कम से कम 300 लोगों को जो थ्रेट कॉल मिल रहे हैं उनसे उगाही के लिए, उनको धमकाया जा रहा है, उनसे पैसा मांगा जा रहा है। और ऐसे में अभी 30 लाख रुपए का जो मांगा गया था रैंसम में, वो नहीं दिया तो कल एक जो व्यापारी है, वो बड़े व्यापारी है, उनकी हत्या हो गई, उनकी भी सिक्योरिटी उनको भी मिली हुई थी जी। तो ये जो लॉलेसनेस की ये हालत है, ये इसलिए है कि पंजाब में उसके पुलिसिंग का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लोकल इंटेलिजेंस वहां पे लगभग एकदम से फेल हो गया है, इसीलिए ये इस तरह की हालत ये हमले होते हैं। और इस तरह के साजिश में आप जब इस तरह से बात करते हैं, कभी ये हमला में खालिस्तानी का ये हाथ है, ISI का,
इसमें कोई भूमिका होगी, ये तो अभी जांच का विषय है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके में आप जब देखते हैं कि इतना सेंसिटिव इलाका है और उस सेंसिटिव इलाके में अगर सियासत को प्रोमिनेंट आप रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे आप काम करते हुए नहीं दिखेंगे, तो ये सब घटनाएं जो है वो कभी ना कभी वो सरफेस पे तो आपको सामने में दिखेगा। निखिल जी 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 जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो कितनी गंभीर आप देख रहे हैं, और खासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया ये जो बॉर्डर स्टेट है इसको देखते हुए इस तरह की घटनाएं कितनी संवेदनशील है, और राज्य सरकार को भी इसको उतनी ही संवेदनशीलता से लेना चाहिए? देखिए निश्चित रूप से निखिल, देखिए ये पंजाब के तरन तारण जो है वो भी उस इलाके में बॉर्डर इलाके के में आता है, वो सरहाली पुलिस स्टेशन है जैसा कि मैं जान रहा हूँ इस इलाके के हिसाब से। तो ठीक ये बात पक्की बात है कि ये सरहद पार के ही साजिश का एक उसमें षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो खालिस्तान के वो जो पुराने समर्थक में है, उनको भी एक मौका मिला है, एक फर्टाइल लैंड मिला है जहां वो अपने कनेक्शन को बढ़ा रहे हैं। जहां पंजाब में आज वो इस हालत में है कि वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा का है एक बंदा जो बेल से बाहर निकलता है और अगले सुबह में उसको दुकान पे उसको मार दिया जाता है। कौन लोग हैं वो? उनको भी सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था। तो आप जाहिर से ये बात कह सकते हैं कि ये जो भगवंत मान की सरकार ऐसे डिस्कनेक्ट है इस पुलिसिंग में। तो आप कल में हम लोग अपने इस वक्त में खबर दिखा रहे थे निखिल लॉ ऑर्डर की सिचुएशन पे, तो आप उसमें देखिए कि वहां के लोग कह रहे थे कि पूरे के पूरे यहाँ पे पुलिसिंग जो है वो गुजरात के अभी इलेक्शन में वहां के यहाँ जो वीआईपी लोग गए हुए थे, सारे एमएलए अहमदाबाद पे थे, सारे जो भगवंत मान खुद वहां पे रोड शो कर रहे थे, तो सारे पुलिसिंग तो वहां थी, उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में लगी हुई थी। आज बहुत सारे पुलिस जो है यहाँ पे आप दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके सिक्योरिटी कवर में दे रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल के सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस के हैं, राघव चड्ढा के पुलिस सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस के हैं। तो सवाल है कि आप जब सियासत को एक मजाक बनाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप याद कीजिए निखिल, आप खुद वो प्रोग्राम किए होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद कह रहे थे यार ये बॉर्डर इलाका है, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, यहाँ इसको आप मजाक मत बनाएं, इस सियासत को आप समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और इसका परिणाम अभी पंजाब के सामने में है। जी, ये जो गंभीर घटना हुई है और खासतौर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने का, किस तरह से इसको काउंटर करने के लिए किया जाना चाहिए, किस तरह से इसमें एजेंसीज को और लोकल पुलिस को काम करना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? निखिल आप इस चीज को मानिए कि इस देश ने इस उग्रवाद से काफी नुकसान सहा है। हमने एक प्राइम मिनिस्टर को खोया है, हमने बीएन सिंह एक चीफ मिनिस्टर को खोया है खालिस्तानी आतंकवादी से, और हमने कई हजारों लोगों की जान, हमने मासूम लोगों की जानें खोई है इस तरह की साजिशों में। और ये पाकिस्तान की जो साजिशें हैं वो साजिश उसी का हिस्सा है, ब्रीडिंग इंडिया बाय 1000 कट का। जी, तो आप ये देखिए कि उसको एक अगर जम्मू कश्मीर में आपने आर्टिकल 370 लगाया और उसके बाद जो हालत आपके काबू में है, तो सरहद इलाके दूसरा फ्रंट उसने लगभग खोल दिया है। आज सरहद के उस फ्रंट पे अगर आप देखेंगे, अगर इस तरह की काम पंजाब में और खालिस्तानी जो अभी कहा जा रहा है, जो कुछ सूत्रों से बताया जा रहा है कि इसमें खालिस्तानी आतंकियों के हाथ हो सकता है, आईएसआई मॉड्यूल का हाथ हो सकता है, तो उनका हाथ होने का अगर वो हाथ को पता पंजाब पुलिस नहीं करा पा रही है तो आप समझिए एक बड़ा थ्रेट है, और वो उस बहाने पे ले जाने की कोशिश कर रहा है जो आईएसआई का मंसूबा होता है। तो ये इस चीज को अगर भगवंत मान सरकार देर रहते इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पर सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो पंजाब आने वाले टाइम में देश के लिए चिंता का सबब हो सकता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर पंजाब आने वाले समय में चिंता का सबब हो सकता है, इसलिए कानून व्यवस्था को देखना बेहद जरूरी है। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन देश की, राज्य की एकता, अखंडता सुरक्षित रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपनी जगह पर। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।